नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए अक्सर कुछ शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जो सिटी सिग्नेचर के रूप में हमारे स्टूडियो में आते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स विराजमान है हमारे स्टूडियो में जो सिटी सिग्नेचर हैं और हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। खास बात यह है कि आज हमने किसी और क्षेत्र से ना चुनकर ये व्यक्तित्व अपनी पत्रकारिता जगत से ही चुना हुआ है। जी हाँ, उनका नाम कुछ और नहीं बल्कि वो बहुत ही नामचीन हस्ती हैं। उनका नाम है श्री अतुल दीक्षित जी। अतुल दीक्षित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो में। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अतुल दीक्षित जी भारतीय स्वरूप नामक अखबार संचालित करते हैं, जो कि कानपुर से डेली है और वीकली भी है। लेकिन इसके अलावा ये 3 प्रदेशों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से अनवरत रूप से संचालित हो रहा है। मैं सीधे सीधे अतुल दीक्षित जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं और आपके पास चलता हूं कि आप हमारे प्रेरणा भी हैं हमारे सबके लिए, हमारे दर्शकों के लिए, जो नए उभरते पत्रकार हैं और जो हम सब भी जो पत्रकारिता करते हैं रोज, उस शख्स से जानकर कुछ जरूर सीखेंगे जो 3 प्रदेशों से अनवरत रूप से अपना अखबार संचालित कर रहा है। तो महोदय, हम लोग कुछ और बात करें इससे पहले स्वैच्छिक दुनिया आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हुए आपके व्यक्तिगत परिचय के बारे में कुछ जानना चाहता है, ताकि हमारे दर्शक आपके व्यक्तिगत जीवन से भी रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। पेपर की इस दैनिक और साप्ताहिक दोनों की शुरुआत एक साथ हुई 2006 में जी। सबसे पहले कानपुर में शुरू हुआ, उसके बाद फिर लगातार निकलता रहा कानपुर से, और हर जगह रजिस्ट्रेशन भी है, डीएवीपी में है, आरएनआई में है, जहाँ जहाँ सरकारी संस्थाओं में सब जगह है, सब जगह अनवरत रूप से जा रहा है। उसके बाद फिर ज़रूरत हुई और जगहों से भी प्रकाशन की, तो देहरादून और पूना 2 जगह से शुरू हुआ। कानपुर से दैनिक और साप्ताहिक दोनों है, बाकी 2 जगह से सिर्फ साप्ताहिक है। बहुत दिक्कतें आई शुरू में, जानकारी ना होने की वजह से कि कैसे क्या होता है। पत्रकारिता तो सीख ली थी जी, लेकिन ये जानकारी नहीं थी किस तरीके से, कैसे, कहाँ से निकाला जाए। जिन लोगों ने भी वो जानकारी दी वो गलत जानकारी दी। अच्छा। किसी ने सही जानकारी नहीं दी। फिर जूझते खुद सारा इंतज़ाम करा, सब जगह जाके, सारी जगह जाके बातचीत से लोग प्रभावित हुए, और उन्होंने खुद आगे बढ़ के जो लोग इन ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स में या डीएवीपी में जो लोग थे, वो खुद प्रभावित होकर उन्होंने खुद आगे बढ़ के मेरी मदद की जी। बहुत अच्छी बात है। आपने एक बात कही कि सीखना और सिखाना मित्रों जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो अब सीखने की इस कड़ी में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, उसमें पत्रकारिता भी कोई कोर्स था, या आपने जो शिक्षा है उसका जो विषय है वो कुछ अलग था? कहाँ तक की शिक्षा दीक्षा है, यहाँ से बात करते हैं। नहीं, पत्रकारिता तो मेरे शिक्षा में बेसिक शिक्षा में शामिल नहीं है जी। मेरी स्कूलिंग हुई सेंट पैट्रिक्स कॉन्वेंट स्कूल कानपुर कैंट जी। उसके बाद सेंट अलाइसिस, फिर ग्रेजुएशन के लिए क्राइस्ट चर्च। किस सन में ग्रेजुएशन हुआ? ग्रेजुएशन मेरा हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ 1989 में, मैंने कॉलेज छोड़ा। और उसके साथ साथ शाम को क्लासेस लगती थी मैनेजमेंट की, वोकेशनल स्टडीज़ की। अच्छा। तो फिर वहीं से शाम को पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैंने पीजी डिप्लोमा भी किया। अच्छा। और साइंस ग्रेजुएशन तक साइंस से ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद फिर चूँकि पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन में पीजी डिप्लोमा साथ कर रहा था, इसलिए फिर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया जी। तो किस तरह की बात है ये भी? ये 89 में ही आपने पास आउट किया, दोनों चीजें जी।
और फिर आप व्यवसाय में गए या आपने नौकरी की? फिर मैं मैनेजमेंट का मेरा कोर्स पूरा भी नहीं हुआ था। उस समय बहुत कम लोग मैनेजमेंट करते थे, आजकल तो सभी लोग करते हैं। तो पूरा भी नहीं हुआ था और मुझे कॉल लेटर मिला गैंगटॉक की एक कंपनी से। अच्छा। तो घर वाले तो जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि उस समय बॉर्डर का स्टेट था। बॉर्डर के स्टेट होने की वजह से 1975 में इंडिया में मर्ज हुआ। तो वहाँ की मानसिकता राजा प्रजा वाली थी जी। तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन बॉर्डर का स्टेट होने की वजह से और भी कई तरीके की दिक्कतें थी। तो किस सन की बात है ये 1989। अरे वाह। तो वो जैसा मैंने पहले बताया आपको, लकी रहे आपकी 89 में ही आपकी स्कूलिंग खत्म हुई और जो है जी। तो जैसा मैंने पहले बताया कि वो मैनेजमेंट का कोर्स पूरा भी नहीं हुआ था कॉलेज। तो क्या ये ड्यूरिंग प्लेसमेंट था, क्या कैंपस प्लेसमेंट था या आपने भरा था पहले से? नहीं, ना कैंपस प्लेसमेंट था ना भरा था। वहां पर एक मेरे परिचित थे। अच्छा जी। वो काम कर रहे थे तो उनको वो वहां छोड़ना चाहते थे। तो कंपनी वालों ने उनसे, मल्टीनेशनल कंपनी थी, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कोई मैनेजमेंट का बंदा जो कि आप अगर जानते हो तो वो, नहीं तो फिर हम लोग देखें। तो उन्होंने रिकमेंड किया, उन्होंने रिकमेंड करा और मैं वहां पर 4.5 साल गैंगटॉक में रहा जी। उसके बाद वहाँ की परिस्थितियां ऐसी थी, कुछ घर की परिस्थितियां थी। तो पूरी कंपनी वहां पे संभाली आपने? वहां मैं 42 कंपनी देखता, 42 कंपनी का मैनेजर था। क्या बहुत बढ़िया बात है। तो आप बहुत लकी हैं जो इतनी कम उम्र में ही, जहां एक तरफ जो है आपका खत्म हो रहा था, जो आपका कोर्स है खत्म हो रहा था, वही तुरंत आपको नौकरी मिली और नौकरी भी ऐसी मिली कि युवा अवस्था में ही आपको 42 कंपनियों का प्रभार मिला। तो जाहिर सी बात है आपके ना तो प्रबंधन की शिक्षा में कोई शक किया जा सकता और ना ही आपकी प्रबंधन की क्वालिटी और आपकी गुणवत्ता में कोई शक किया जा सकता। निश्चित रूप से आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, बहुत बधाई आपको। फिर एक चीज इसमें मैं और बताना चाहता हूँ कि उस समय बड़ा अच्छा लगता था वहां पर गैंगटॉक में। मैं जब था तो वहां पर लोगों के घरों में नेम प्लेट लगी होती थी कि MSc फ्रॉम इंडिया, BSc फ्रॉम इंडिया। तो बड़ा गर्व, विदेश वाली फीलिंग। तो बड़ा गर्व महसूस होता था जी। और वहाँ जब मैं गया तो फिर एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा था वो। तो लोग बताते थे कि हाई स्कूल भी कोई होता तो लोग उसको जगह दे देते थे, अपनी सीट से उठ के उसको जगह दे देते थे। तो उससे हमें इतना वहाँ सम्मान मिला कि चाहे वो मिनिस्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, पूरे सिर्फ नॉट ओनली इन गैंगटॉक, पूरे स्टेट में, पूरे सिक्किम स्टेट में मुझे पहचाना, बहुत पहचान मिली और सम्मान भी मिला। बहुत। तो मित्रों, जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो देखिए शिक्षा का ये सीधा असर है कि यदि आप शिक्षित हैं तो आपको निश्चित रूप से हमेशा एक अलग पहचान मिलेगी। मैं अतुल जी से जरूर पूछना चाहूँगा कि यूं ही किसी पेड़ पर सेब नहीं उगाते, यूं ही किसी पेड़ पर रसदार फल नहीं उगाते। जाहिर सी बात है उस पेड़ का जो तना, उस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही गौरवशाली होती हैं, बहुत ही मजबूत होती हैं। तो मैं उन जो आपके माता पिता हैं उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और आपके ही मुख से मैं जानना चाहता हूँ कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से थे कि उन्होंने आपकी शिक्षा और आगे बढ़ने में इतनी मदद करी। तो मेरे पिताजी, मेरे घर का वातावरण शुरू से ही बहुत शैक्षणिक जी वातावरण था जी। और पिताजी मेरे कानपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध ब्रह्मानंद कॉलेज में, उनका नाम ले लें तो अच्छा लगेगा। ब्रह्मानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। अच्छा। श्री सुरेंद्र कुमार दीक्षित जी। और वो उन्होंने ही, हम लोगों ने कहीं ट्यूशन कोचिंग नहीं करा, ना उन्होंने कभी ट्यूशन कोचिंग पढ़ाया। उन्होंने ट्यूशन कोचिंग की जगह हम लोगों को ही, हम 2 भाई थे, हम 2 भाई थे तो हम 2 भाई को ही उन्होंने पढ़ाया। तो जो भी कुछ शिक्षा का है वो सारी शिक्षा उन्हीं द्वारा दी गई है। अच्छा, मैं जैसे पिताजी के बारे में मुझे पता है कि वो ज्योतिषविद भी हैं। हाँ जी। तो ज्योतिष का भी है उनका और इसका भी मुझे लाभ मिला और उन्होंने हम लोगों को सिखाया, दोनों भाइयों को, हम दोनों भाइयों को। हम लोग बाकायदा शाम को कुछ 1-1.5 घंटे की क्लास लेते थे उनसे। अच्छा। तो
उसका यह फायदा हुआ कि मुझे भी ज्योतिष की जानकारी, आपको भी ज्योतिष की जानकारी हुआ। ये एक हिडन जानकारी थी जो हमारे दर्शकों को पता चली। तो मित्रों, आप अतुल जी से कभी कंसल्टेंसी कर सकते हैं इस विषय पर, ज्योतिष के विषय पर। हाँ। और लगे हाथ माता जी के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि माता जी गृहिणी है जी, और बहुत सीधी सरल जी स्वभाव की जी। और स्कूलिंग जब हम लोगों की हो रही थी जी, तो तब उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। हमारे दर्शक उनका नाम भी जानना चाहेंगे। उनका नाम काफी वैसे फेमस है, माधुरी दीक्षित उनका नाम है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। और अब जब हम एक जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पर हम स्वयं किसी मुकाम पे होते हैं, तो हमारी जो पीछे की पीढ़ी होती है और जो आगे की पीढ़ी होती है, उन सबका जिक्र करना बहुत लाजमी होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम खड़े होते हैं, जब हम सफल होते हैं, तो कहा ही जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का भी हाथ होता है। तो मैं आपकी जो भार्या हैं, जो आपकी पत्नी हैं, उनके बारे में भी जानना चाहता हूँ कि क्या सहयोग रहा, कब आप कन्या बंधन में बढ़े। उनका बहुत सहयोग रहा। 11 मार्च 1991 में उनसे शादी हुई और मैं तब गैंगटॉक में ही था। हम लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। अच्छा। सिर्फ पिताजी गए गैंगटॉक और फोटो लेके गए थे, तो फोटो से ही ओके हुआ। और उसके बाद फिर 1 महीने के अंदर, जिसको चटमंगनी पट ब्याह कहते हैं, शादी हो गई। और अभी वो मेरे अखबार में, मेरे पूरे अखबार में काफी सहयोग करती हैं। अच्छा। विज्ञापन व्यवस्थापक भी वो अखबार में है। तो हम विज्ञापन व्यवस्थापक का नाम भी अगर जो है ले लें। हाँ, जरूर। उनका नाम भारती दीक्षित है। अच्छा। तो हमारे दर्शक ये जरूर उनके मन में हो रहा होगा कि जब हीरो सी शक्ल वाले हमारे अतुल दीक्षित जी हैं, और उस समय तो आप और भी स्मार्ट रहे होंगे, तो ये अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई? नहीं, अरेंज मैरिज ही थी। और पिताजी माताजी ने प्योर पढ़ाकू लड़के थे आप। और इसमें हमारे मामा जी का, और आप तो बहुत बड़ी बात परिचित है मामा जी से, श्री के शुक्ला जी, उन्होंने शादी कराई। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। और जैसा मुझे मित्रों पता है, आपके 2 सुपुत्र हैं और दोनों सुपुत्र अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। उनका भी जिक्र हो जाए हमारी बातचीत में। नहीं, बड़ा वाला प्रखर दीक्षित, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है इन्फोगेन सॉफ्टवेयर, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर है। छोटा वाला अभी LPU में BBA कर रहा है। क्या बात, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी जानकारी है। कई बार मित्रों, जब हम किसी महान व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो मैं अपने तरफ से ऐसा सोचता हूँ कि हमारे जो इतिहासकार हैं, ये कल के इतिहास हो जाएंगे, और तब इनके बारे में ये जो आने और पीछे वाली जिंदगी पे शोध होगा, वहाँ पे हमारा ये जो इंटरव्यू है ये बड़ा काम आएगा। तो दीक्षित जी, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो चलिए फिर से आते हैं, आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोग यहाँ बात कर रहे थे। अच्छा, एक बात और दिमाग में आती है कि आपने MA आपने बताया था कि पॉलिटिकल साइंस से भी किया, तो क्या जिंदगी में आगे पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई का भी कोई महत्व हुआ? कभी ऐसा रुझान आया हो कि आप जो है वो राजनीति की तरफ जाएं, या आज की राजनीति पे आपको लगता है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए था? कभी राजनीति से कोई कुछ जुड़ाव हो रहा है? नहीं, राजनीति में जुड़ाव रहा। मैं एक राष्ट्रीय दल में एक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा। लेकिन उसी दौरान मुझे महसूस हुआ कि राजनीति मेरे लायक है नहीं। मुझे सूट नहीं करी कह सकते हैं, या मुझे उसमें थोड़ा दम घुटने लगा। अच्छा। तो मैंने राजनीति तो क्या वो राजनीति जो जिसमें आप थे और जो पढ़ाई की थी, इन दोनों में कुछ अलग अलग था? ये बहुत प्रैक्टिकल विषय है, एक्चुअली प्रैक्टिकल बात है, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, पढ़ाई का तो ज्यादातर आप देखें, आमतौर पे कोई उसका पढ़ाई का अपने यहाँ जो हिंदुस्तान में पढ़ाई होती है, जिस तरीके की पढ़ाई होती है, 1-2 फील्ड अगर छोड़ दीजिए तो बाकी कहीं पढ़ाई का कहीं इस्तेमाल होता नहीं है। जी। ये एक पत्रकार की भाषा है मित्रों, जिसे मैंने पत्रकार के मुंह से ही आपको सुनवाया है। ये बात जो है कभी संदर्भ में हम लोग जो है इसको याद रखेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर आते हैं पत्रकारिता की ओर। तो जब आप गैंगटॉक से आए और उसके बाद फिर आपने जो है वो पत्रकारिता की ओर कदम बढ़ाया, तो भारतीय स्वरूप भी कैसे दिमाग में आया कि इसी टाइटल पे हमको निकालना है अखबार? नहीं, टाइटल तो कई थे। 7 टाइटल देने होते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं अखबार के कार्यालय में। तो उसमें मैंने कई दिए थे। नारद दिया था, और
हिंदुस्तान गाथा दिया था, जी भारतीय स्वरूप दिया था, जी। ऐसे ही 2-3 नाम और दिए थे। तो उसमें हम जो वहाँ से जो मिल गया भारतीय स्वरूप, अच्छा। उसी में मैंने अपना शुरू कर दिया। उसमें कोई आगे कुछ जो मिल गया उसी को मुकद्दर बना लिया। हाँ। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। और इसी पे एक और बात मेरे दिमाग में आती है कि जहाँ जब आप 89 और 90s की बात करें तो स्वतंत्र भारत, आज, दैनिक जागरण, कानपुर की मैं बात करता हूँ, बाकी तो पूरे देश में बहुत सारे अखबार और मीडिया हाउस हैं। ऐसे में आपको क्या महसूस हुआ या क्यों महसूस हुआ कि मुझे भी अपना एक अखबार निकालना चाहिए? क्या ऐसा लगा कि उसमें आप क्या नया करने वाले थे? नया तो कर नहीं सकते थे कुछ, क्योंकि इन लोगों ने, बड़े वालों ने हर जगह, क्योंकि इन लोगों का जो कमेटी होती है, ये बड़े अखबार जितने हैं इनके लोग वहाँ पर हर कमेटी में होते हैं। तो ये छोटे अखबारों की जड़ काटने का काम करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत ज़्यादा कष्ट होता है इस बात के लिए कि छोटे अखबारों को बढ़ने ही नहीं देना चाहते। और यह दिक्कत मुझे भी आई। जैसे डीएवीपी में मुझे 2006 में मैंने अखबार शुरू करा और 2010 में मेरा डीएवीपी में रजिस्ट्रेशन हो पाया। 4 साल लगे और 4 साल में 8 मीटिंग हुई। 1 साल में 2 मीटिंग होती है, 4 साल में 8 मीटिंग हुई। और 8 मीटिंग में मेरा अखबार किसी के बिल्कुल बेकार से फालतू के कॉज दे के उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि हम लोग भी कहीं कहीं पक्षपात के शिकार होते हैं? बिल्कुल होते हैं, हमेशा होते हैं जी, हमेशा भी स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल करना होता है। अच्छा, ये बात तो आपकी आई जहाँ पे हमको सरकार, प्रशासन या जो हमारी नियामक संस्थाएं हैं वहाँ से शिकायत हुई। और बात आती है कंपटीशन की, तो आपने ये बताया कि जो बड़े लोग हैं, बड़े घराने हैं, बड़े हाउसेज हैं, वो छोटे को आगे नहीं आना देते। ये भी कंपटीशन का ही एक हिस्सा है कि कई बार ये होता है कि नया कोई कंपटीटर सामने ना आए, ये भी एक उसकी बात है। पर कमोबेश मित्रों, हम ऐसी जगह, समाज के ऐसे हिस्से में, ऐसे टाइम पीरियड में जी रहे हैं जहाँ पे मृग तृष्णा सी हो गई है। राजनीति में भी मृग तृष्णा है, और मृग तृष्णा का सबसे ज़्यादा शिकार अगर कोई क्षेत्र है तो मुझे लगता है वो पत्रकार है। अगर आप शहर में सड़क पे चल रहे हैं तो आप देखेंगे हर दूसरी गाड़ी में पत्रकार और प्रेस का लोगो लगा होता है। अतुल दीक्षित जी, आप 2006 से अखबार चला रहे हैं, 2006 ही आपने मुझे बताया, 2006 से अखबार चला रहे हैं। इससे पहले भी 2-4 साल पहले से ही कुछ उमंग बनी होगी, तब से अखबार आपका शुरू हुआ। आपको क्या लगता है, ये जो बढ़ती पत्रकारिता की भीड़ है या फर्जी पत्रकारिता है, ये एक समाज के लिए कहाँ तक हानिकारक है और स्वयं हम पत्रकारों के लिए कहाँ तक हमारी छवि को ठीक पहुंचाता है, कहाँ तक हमारी छवि को धूमिल या गौरवान्वित करता है? क्या विचार है? नहीं, ये गौरवान्वित तो बिल्कुल नहीं करता, ये धूमिल ही करता है छवि को। और इसमें कुछ संस्थान ऐसे हैं जो कि अखबार का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसको एक धंधा बना लेते हैं और कार्ड बना के आप कभी मैंने ये महसूस करा है, देखा भी अपने उसमें कि चौराहे पे खड़ा फल का ठेला जो लगाया है उसके पास भी कार्ड है, उसको भी लोग किसी संस्थान का कार्ड है उसके पास, और उससे पूछा तो उसको पता लगा कि सिर्फ 500 रुपए लेके उसका कार्ड बनाया गया जी। तो जब ये चीजें देखता हूं तो थोड़ा सा कष्ट होता है कि पत्रकारिता के नाम पे और ऐसे कार्ड इशू करके कैसे कितना एक अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, और अराजकता इससे बढ़ती है। और मैं तो प्रशासन से ये कहूंगा कि अगर प्रेस लिखी गाड़ी भी है तो उसकी भी जांच करें, डरे नहीं, उसकी भी जांच करें, और अगर फर्जी पत्रकार है तो कार्रवाई करें उसके खिलाफ। अच्छा, एक बात और, मैं चूंकि हम दोनों ही पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप हमारे गुरु हैं, और लेकिन मैं सड़क पे निकलता हूँ, कुछ पत्रकारिता छोटी मोटी कर लेता हूँ, तो मैं ये जानना, एक मतलब बेबाक बात करता हूँ अगर आपके समक्ष, जैसे आपने फर्जी पत्रकारिता का नाम लिया, तो फर्जी पत्रकारिता भी हो रही है, और कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि हम किसी दलाली में भी लिप्त हो जाते हैं? ये एक खराब शब्द है दलाली। हाँ। लेकिन आप अक्सर देखिए कि लाइजनिंग में पत्रकारों की बड़ी भारी भूमिका रहती है। इस विषय पे भी कुछ आप प्रकाश डालेंगे, कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, इसको कह सकते हैं दलाली। अगर आप ये देखते हैं कि उसके पास वो पत्रकार है और पत्रकारिता कर रहा है, और
अगर उसके आपको स्टेटस या उससे कहीं लगता है उसकी देख के या उसका अखबार की पोजीशन देख के उसके स्टेटस को, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं दलाली ही कर रहा है। क्योंकि मित्रों, अखबार का जो पत्रकार है और जो अगर आप किसी कवि की कल्पना करें तो ये दोनों ही लोग ऐसे होते हैं जो कंधे पे वो झोला लटकाए हुए और कहीं अपनी मस्त हैं अपने कार्यवाहियों में। हमारे तो पत्रकार का जो आइकॉन कहा जाता है वो नारद मुनि को कहा जाता है, क्योंकि हमारा काम खाली इतना था कि हम समाचार को इधर से उधर पहुंचाएं। अच्छा, अब इसी बात में फिर से एक और प्रश्न दिमाग में आता है कि पत्रकार का आपके विचार से, क्योंकि आप नियामक हैं, तो आपके विचार से उचित कार्य क्या है? निर्णय सुनाना या केवल एक वाहक का इस्तेमाल करना, समाज के समक्ष एक सच्चाई को रखना? तो आजकल हम देख रहे हैं कि इस बात को और कनेक्ट करता हूं आगे कि आप पत्रकार और जो कॉर्पोरेट हाउस हैं इनके अतिरिक्त अब आप समझ लीजिए कि संस्थाएं बन रही हैं। मतलब मेरे ख्याल से अगर आप कानपुर को देखिए तो अब जितने मीडिया हाउस नहीं है, मैं समझता हूं उससे ज्यादा संस्थाएं हैं। इसके स्वरूप को, इसके जो रोल को आज के दौर में आप क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा और इस पे मैं अगर ये रह जाता तो फिर इसका उतना औचित्य नहीं रह जाता इस इंटरव्यू का। अब अगर आप देखें तो पत्रकारों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पत्रकार प्रेस परिषद, लेकिन पत्रकार प्रेस परिषद के अलावा जाने कितने लोगों ने प्रेस परिषद नाम से संस्थाएं बना ली हैं। हालांकि पत्रकार प्रेस परिषद ने उसको कुछ उस पे कार्रवाई करी है और कुछ शिकायतें मिलने के बाद, लेकिन अभी भी उतना कुछ उससे सुधार उसमें हुआ नहीं है उस दिशा में जी। और ये उसके अलावा क्लब, पहले एक क्लब होता था, एक शहर का एक क्लब होता था, अब तो आधा दर्जन क्लब तो मैं ही जानता हूँ जी जी बिल्कुल। तो ये सब तो जो है सिर्फ ये दबाव बनाने के लिए और प्रशासन से फायदा लेने के लिए और संस्थाओं से फायदा लेने के लिए और कुछ नहीं। जी जी, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इनका भी कोई अगर कार्रवाई करने में सरकार अक्षम है, मतलब सक्षम नहीं है, तो इनके लिए कोई नियम तो जरूर बनने चाहिए ताकि एक बंदिश हो कि किस तरह के लोगों को संस्थान बनाने की अनुमति होनी चाहिए और किस संस्थान का अपना जो नियम है वो क्या है। खैर, मैं अगले प्रश्न की ओर आपसे चलता हूँ। अब तक मैंने जितने पत्रकारों से वार्ता की है जो मेरे संपर्क में है, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और प्रबंधन क्षमता से भरपूर पत्रकार आप हैं। आप संपादक हैं, बहुत सारा संपादन, प्रबंधन और कंपनियों का मैनेजमेंट आपने किया हुआ है। महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस, MBA, मास कम्युनिकेशन, ऐसी बहुत सारी डिग्रियां भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। मैं गर्व से के साथ कहता हूं कि शिक्षा ही एक ऐसी लौ है जो समाज को, भूमंडल को सही दिशा देती है, हमें सभ्य से सभ्यता की ओर लेके जाती है। तो क्या ऐसे में आपको अनुभव होता है कि जो पत्रकार बन रहे हैं, पत्रकार बनने में भी कहीं ना कहीं शिक्षा को ध्यान दिया जाना, शिक्षा को वरीयता दिया जाना आवश्यक है, या इसके ऊपर हम जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी पत्रकार बनाते वक्त इस बात का ध्यान देना चाहिए और कहीं न कहीं सरकार को भी कोई एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि जो पत्रकार हो एटलीस्ट उसकी शिक्षा किसी डिग्री के समानांतर हो? आपका क्या कहना है इससे? नहीं, ये सही है आपका सोचना और आपका कहना सही है। इसीलिए कई संस्थानों ने मास कम्युनिकेशन पे का एक अपने में कोर्स जोड़ा हुआ है। लेकिन ये कोर्स करने के बाद भी आप संपूर्ण पत्रकार तभी बन सकते हैं जब आप खुद पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरें, खुद फील्ड पे उतरें, तभी आप इसमें खाली पढ़ाई से नहीं। जी जी, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो पढ़े लिखे, मास कम्युनिकेशन या पत्रकारिता या जर्नलिज्म का कोई कोर्स नहीं करा, लेकिन आज बहुत सफल पत्रकार। जी जी जी, नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि सिर्फ डिग्री धारण करना ही जो है पत्रकारिता की निशानी नहीं है, बल्कि
हमको जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, एक और प्रश्न दिमाग में आ रहा है, आपकी अनुमति हो तो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मोबाइल युग में पहले एक युग होता था जब मित्रों हमारे पास महंगे कैमरे होते थे या कैमरे की आवश्यकता होती थी। अब तो जिसके पास छोटा सा भी मोबाइल है, कैमरा है, जिसका फेसबुक में अकाउंट है, जिसका यूट्यूब में चैनल है या जिसका ट्विटर पे अकाउंट है, और वो भाई साहब सोशल मीडिया के जरिए वो बड़ा सा पत्रकार बन गया। और चीजें, मैं एक पक्ष तो ये कहता हूं कि वो बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया ना होता तो शायद बहुत सारी बातें दब जाती या बहुत सारी बातें कवर नहीं हो पाती, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कुछ स्याह पक्ष भी हैं। सोशल मीडिया का आप कितना प्रभाव मानते हैं पत्रकारिता पर? स्याह पक्ष ज्यादा है जी, स्याह पक्ष ज्यादा है। और एक मीटिंग थी प्रेस काउंसिल की, उसमें एक कोई प्रताड़ित सज्जन थे ऐसे ही मोबाइल पत्रकार जी, माफ कीजिए, मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं, न्यूज पोर्टल। चूंकि न्यूज पोर्टल भी पूछना भी आपसे चाहता हूं कि न्यूज पोर्टल सोशल मीडिया की श्रेणी में आ रहा है या इसका भी कोई रजिस्ट्रेशन है, क्या है, मतलब फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। जी, अभी तो ऐसा कोई न्यूज पोर्टल का कोई रजिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम अभी तो वो सोशल मीडिया की तरह ही एक प्लेटफॉर्म हाँ, सोशल मीडिया की तरीके से चल रहा है अभी, लेकिन इस पे विचार हो रहा है, गवर्नमेंट विचार कर रही है कि इस पे इसको भी मान्यता दी जाए। लेकिन ये जो मोबाइल पत्रकार हैं, इससे हम आपको जो किस्सा सुना रहे थे, वो प्रेस काउंसिल में एक मीटिंग हो रही थी, उसमें जो प्रेस काउंसिल के चेयरमैन थे उन्होंने बिल्कुल ऑब्जेक्ट किया इसको कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये मोबाइल पत्रकार कोई पत्रकार नहीं है। और फिर आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। बाद में साबित हुआ कि वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। तो इस टाइप के जो लोग हैं वो ज्यादातर तो वही हैं कि बना लिया, क्लिप बना लिया, उसके बाद ब्लैकमेल करना। जी। तो मित्रों, यदि आप भी कभी ब्लैकमेलिंग जैसी किसी समस्या के शिकार हैं तो अतुल दीक्षित जी हैं हमारे साथ, भारतीय स्वरूप के संपादक हैं। स्वैच्छिक दुनिया स्वयं आपके साथ खड़ा हुआ है। ऐसी तमाम बातों को यदि आप हमारे समक्ष लेके आएंगे, और एक हमसे भी जो बड़ी बात कही कि हम सभी पत्रकारों की जो नियामक संस्था है भारतीय प्रेस परिषद, आप किसी से ना डरें। यदि आपको पत्रकार के तौर पे कोई परेशानी हो रही है किसी से, तो आप भारतीय प्रेस परिषद को अपनी बात लिखें, वे आपकी समस्या को सुलझाने में बहुत कारगर साबित होंगे। चलिए, अतुल दीक्षित से बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि यदि आपका हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश है तो आप प्लीज उसको हमारे सामने शेयर करें। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं आपके उसमें कि भारतीय ये पत्रकार प्रेस परिषद जो है, ये सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है जी। ये अगर कोई पत्रकार से प्रताड़ित है तो भी अपनी शिकायत कर सकता है, उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर कोई pत्रकार प्रताड़ित है तो वो भी प्रेस परिषद से शिकायत कर सकता है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और मेरे दिमाग में आता है कि यदि मैं प्रताड़ित हूं तो मैं भारतीय प्रेस परिषद तक कैसे पहुंचूं? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। कुछ नहीं, आप लिख लीजिए भारतीय प्रेस परिषद, सूचना भवन, लोधी रोड, दिल्ली। सिर्फ इतनी, इससे आप जो है भारतीय प्रेस परिषद, सूचना भवन, नई दिल्ली, इसमें आप जो है एक चिट्ठी भेज दीजिए बस। चलिए, बहुत ही अच्छी बात रही, बहुत ही अच्छी वार्ता रही आपके साथ। और कुछ आपके दिमाग में कोई और बात हो तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं, वरना आज की मीटिंग को हम विराम देंगे। और नहीं, सब कुछ तो आपने पूछा और सबके साथ भी जी। तो मित्रों, बहुत धन्यवाद जी। मित्रों, आपने देखा कि जो हमारे बीच अतुल दीक्षित जी हैं, वो बहुत ही काबिल, नेक और व्यवस्था से लड़ने वाले पत्रकारों की श्रेणी में आते हैं। उनके दिमाग में भी वो सारी बातें हैं जो आपके पास हैं, आपके पास प्रश्न हैं। कभी आपको लगता है कि अतुल दीक्षित जी से कोई प्रश्न करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अतुल दीक्षित जी को आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत करेंगे ताकि हम इसी विषय पर विचार कर सकें, विमर्श कर सकें। और यदि आपके दिमाग में भी कोई मुद्दा है, चाहे एक पत्रकार के तौर पे हो, चाहे एक दर्शक के तौर पे हो, चाहे एक आम नागरिक के तौर पे हो, तो आप हमें लिख भेजिए। हम दोबारा इसी कार्यक्रम में आपके पास नए नए लोगों को लेके आते रहेंगे। अतुल दीक्षित जी भी आपके समक्ष दोबारा आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा आपसे विदा लेता हूं अगली मुलाकात के लिए। नमस्कार।